दोस्तों नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में देख रहे थे एसपीआई कैसे काम करता है। हमने एसपीआई की क्लॉक पल्स भी देखी थी और मैसेज फॉर्मेट भी देखा था। तो इसमें हमने देखा था कि क्लॉक होती है, क्लॉक के साथ डेटा ट्रांसफ़र होता है, या तो वो मीसो के थ्रू होगा या मोसी के थ्रू होगा। और जब तक डेटा ट्रांसफ़र रहेगा तब तक स्लेव का जो सिग्नल है वो एक्टिव रहेगा। ये वाली जो पिन है ये बहुत ज़रूरी पिन है, ये एक्टिव रहेगी, मतलब एक्टिव लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्लेव इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, तो फिर ये दोबारा से हाई हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों एसपीआई में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब हम पढ़ेंगे एक नए प्रोटोकॉल के बारे में, और ये दोनों ही प्रोटोकॉल बड़े मतलब इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। इसका नाम है I2C। दोस्तों I2C एक बहुत ज़रूरी प्रोटोकॉल है। I2C का जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। I2C का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होता है इसका फुल फॉर्म। एसपीआई और I2C बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल हैं। अब हम I2C को और भी अच्छे से थोड़ा सा और जाके देखेंगे डीप में क्या होता है। जैसे कि एसपीआई में 4 वायर होते थे, ये क्या होता है, 2 वायर कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन करता है या फिर इंटरफेस होता है, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन हो रहा है ना, इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में ये बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे कि अब आप I2C को और एसपीआई को देखेंगे तो ये 2 वायर का हो गया। एसपीआई कितने का था, 4 वायर का, क्योंकि एसपीआई में क्या होता है, मीसो होता है, मोसी होता है, क्लॉक होता है और स्लेव सेलेक्ट होता है, और वो साइमल्टेनियसली सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करता था, और ये बाई डायरेक्शनल है। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेस के यूनिक एड्रेस होते हैं। तो पहले आप क्या सेलेक्ट करते हो, पहले आप एड्रेस ढूंढते हो जिस एड्रेस पे आपको बात करनी है, उसके बाद फिर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो। और इसकी एक और ख़ास बात होती है कि इसमें एमएसबी जो बिट होती है वो ऑलवेज फर्स्ट भेजी जाती है, जैसे लो ऑर्डर बाइट और लो ऑर्डर बिट और हायर ऑर्डर बिट। तो इसी तरह से जो एमएसबी होगी वो इसमें पहले भेजी जाएगी। दोस्तों ये बनाया किसने था, ये इस पर भी चर्चा की जा सकती है। इस विषय में देखा गया है कि फिलिप्स करके एक कंपनी थी जिसका इस पर जिसने इसको डेवलप करने में बहुत हेल्प करी है। साथ ही साथ में हमने देखा है कि इसका जो यूजेबिलिटी थी या इसकी एप्लीकेशन है वो भी ऑलमोस्ट वही है जो एसपीआई की है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर से या डिवाइस टू पेरिफेरल कनेक्शन की, या डिवाइस को हम एमसीयू बोल सकते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर को पेरिफेरल से लगाना, जैसे कि हमें मेमोरी एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो ई प्रॉम के थ्रू कनेक्शन बनाने के लिए, है ना। तो मतलब एक डिवाइस है जो जिसको दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना है, उसमें इसका जो है थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब हम सीधे इसका के काम करने के तरीके को देखेंगे, वर्किंग कैसे होती है इसकी। तो वर्किंग समझने के लिए दोस्तों हम देखेंगे अब इसकी वर्क मैकेनिज़्म कि ये काम कैसे करता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल एक बार हम गौर करेंगे इस चीज़ पे। दोस्तों इसमें जैसा मैंने बताया कि 2 वायर होते हैं, तो पहले वायर का इसका नाम होता है, उसको बोलेंगे SCL, या फिर इसको बोलेंगे सीरियल क्लॉक। ठीक है, जो दूसरा वायर होता है उसको बोलते हैं SD और A। ये होता है डेटा, सीरियल डेटा। तो सीरियल क्लॉक और दूसरे का नाम हो गया सीरियल डेटा। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आखिर इन 2 वायर्स पे किस तरह से कनेक्शन बनते हैं, ये डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इसमें एल और अच्छा हाँ इसका जो है ठीक है ना। इसमें एक क्या होता है, अब देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू जब मैं इसको देखूंगा। तो मैंने लिया 2 वायर,
ठीक है, और दूसरा वायर, ये वायर, 2 वायर हो गए। अब इस वायर में इसके साथ मैंने एक को मैंने बोला सीरियल क्लॉक है, सीरियल क्लॉक है, और दूसरे को मैंने बोला कि सीरियल डेटा लाइन है। इस तरह से ये 2 वायर हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि एक डिवाइस ऐसे लगा दिया, है ना, ये लग गया एक डिवाइस, ये है आपका मास्टर 1। इसी तरह से आपका दूसरा डिवाइस है ना, इसका नाम मैंने रख दिया स्लेव 1। और इसी तरह से तीसरा डिवाइस है, इसको अपन ने कह दिया, क्या बोलेंगे इसको, मास्टर या स्लेव, कुछ भी हो सकता है। अभी अपन ने इसको नाम दे दिया मास्टर 2। दोस्तों इसमें देखने की बात है, ये SCL क्या नाम है, SPI से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें ये मल्टी मास्टर को भी सपोर्ट करता है। ये भी एक देखने वाली चीज़ आई, ये मल्टी मास्टर मल्टी स्लेव मोड पे काम कर सकता है, ये भी इसकी एक अच्छी बात है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अब ये जब इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, डेटा कैसे भेजते हैं। तो डेटा भेजने के लिए क्या होता है, इन केस में मैसेज फॉर्मेट करके एक चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आप मैसेज भेज सकते हो और उसी तरह से आप कम्युनिकेट करोगे। तो वो कैसे होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि पहली जो इसमें बिट होती है वो होती है स्टार्ट बिट, इसको बोलेंगे एस। एस का मतलब क्या होगा, स्टार्ट। स्टार्ट हमेशा कौन करेगा, हमेशा स्टार्ट करेगा मास्टर। मास्टर उसको इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को। मास्टर कौन होता है, जो कि क्लॉक का ओनर होता है, जो क्लॉक को इनेबल डिसेबल करता है वो होता है मास्टर। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास आता है कुछ और जानकारी जिसको बोलते हैं कि इसमें हमने देखा था, इसी प्रॉपर्टी पे हमने देखा था, इसी प्रॉपर्टी क्या देखा था कि यूनिक एड्रेस होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको जो भी ऑपरेशन करना है उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हो गई LSB और ये हो गया MSB, इस तरीके से एड्रेस इसमें आता है। एड्रेस के बाद क्या आता है कि एड्रेस के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो ये सिंगल बिट होती है, या तो आप रीड करना चाहेंगे या तो कुछ लेना चाहेंगे, कहीं से बाहर से आ रहा होगा, या फिर किसी को कुछ देना चाहेंगे। तो रीड या राइट, आइदर डेटा डिवाइस पे आ रहा है और राइट के केस में होगा मास्टर उसको भेज रहा है। ठीक है, जब स्लेव डेटा भेजता है तो वो रीड ऑपरेशन होता है, और जब मास्टर भेजता है तो वो हमेशा ही राइट ऑपरेशन में आ जाता है। तो ये रीड राइट के बीच का फ़र्क भी है। और दूसरी जो बिट होती है उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। SPI के केस में एक्नॉलेजमेंट नहीं था, और इस बार क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज़ मिल जाती है वो हमको बताता है कि हाँ भैया हमको ये चीज़ मिल गई है। तो ये जो रीड या राइट जो होता है ये भी ऑपरेशन किसके द्वारा होता है, बाय मास्टर ही होता है। ठीक है, ये भी मास्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आएगा, एड्रेस मिल गया। अब मेरे को ये भी मालूम पड़ गया कि मेरे को रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। डेटा ट्रांसफ़र भी वैसे ही होगा, LSB यहाँ पे आ जाएगा, MSB यहाँ पे आ जाएगा, 8 बिट का डेटा यहाँ से वहाँ मूव कर जाएगा। तो ये जो डेटा जो मूवमेंट होता है ये हमेशा किसके द्वारा होता है, बाय ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो डाटा भेज रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। जैसे ही डेटा चला गया उसके बाद क्या होगा कि एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। अब रीड राइट नहीं आएगा, अब सीधे क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद यदि और डेटा चाहिए तो ये रहा और डेटा आ गया, ये रहा LSB, ये रहा MSB, पूरा 8 बिट का डेटा फिर से आ गया। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा भी कहाँ से आएगा, ट्रांसमीटर से ही आएगा। जैसे पहला वाला डेटा का पैकेट आया था ऐसे इस बार दोबारा से आएगा, ये भी ट्रांसमीटर से ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब डेटा फिर से आ गया। डेटा आने के बाद क्या हुआ था, पिछली बार एक्नॉलेजमेंट आया था, इस बार भी एक्नॉलेजमेंट आएगा। और फाइनली एक और बिट, लास्ट बिट। अब जैसे डेटा नहीं है तो क्या होगा, एक बिट आएगी जिसको हम स्टॉप बिट बोलते हैं, है ना। और ये स्टॉप बिट कौन जनरेट करता है, मास्टर जनरेट करता है। इसको बोलते हैं फिनिश। F मैंने लिख दिया विच मीन्स फिनिश, बट बेसिकली इसका मतलब होता है स्टॉप।
ये ऑपरेशन दोस्तों अभी हमने देखे, लेकिन हमने इसमें एक चीज़ देखी कि हर बार मास्टर का ये काम है, मास्टर का ये भी काम है, मास्टर का ये भी काम है, तो रिसीवर का क्या काम है। यहाँ के एक्नॉलेजमेंट के बाद से डेटा ट्रांसफ़र तक की सारी चीज़ों को ओके कौन करेगा, ये सारे एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कौन, रिसीवर, है ना। ये एक्नॉलेजमेंट्स जो होते हैं ये सारे कौन करता है, रिसीवर करता है। एड्रेस मिल गया, रिसीवर ने बोला हाँ ठीक है ना। दूसरा डेटा आ गया, ठीक है, डेटा आ गया, ठीक है। तो ये इसमें ये जो है ना, ये मैंने गलत बना दिया था, इसको मैं सही करूँगा, क्योंकि स्टॉप बिट तो मास्टर करेगा, है ना, लेकिन एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं सारे वो कौन जनरेट करता है, वो सब हमारे जनरेट करके देगा रिसीवर। तो दोस्तों हमने इसका देखा कनेक्शन, अब हमने इसका देखा कि इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होता है, उसके बाद हमने देखा कि इसका मैसेज का फ्रेम फॉर्मेट होता है। ये इसका मतलब एसपीआई में ये नहीं था, है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें I2C में इंट्रोड्यूस हो गई। I2C का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि हमें मतलब 4 वायर की जगह 2 ही वायर पे कम्युनिकेट कर रही है, ये भी I2C का फ़ायदा ही तो माना जाएगा। और इसके साथ अब हम देखेंगे इसमें स्टार्ट और स्टॉप कैसे होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप कैसे होता है ना, कंडीशंस या प्रोसीजर ये कैसे करता है आखिर, 2 वायर की दम पे ये कैसे स्टार्ट और स्टॉप कर लेता है। तो देखो दोस्तों मैं आपको 2 तरीके, अब लेने के बाद वही है, क्या हमारे पास वायर कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 वायर है, SD है और SCL है, ये 2 ही वायर है। तो पहले क्या होगा, एक कंडीशन होगी जब SDA हाई रहेगा, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा और फाइनली ये होगा, ठीक है। तो पुल, SDA पुल हो गया। अब इसके बाद SCL के जो SCL में क्या हुआ कि इसी के साथ ये भी चालू हुआ, और जैसे ही ये लो गया, SCL हाई गया, जैसे ही ये लो गया उसके बाद क्या होगा, उसके थोड़े समय के बाद ये भी लो चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलते हैं कि चिप जो है स्टार्ट कंडीशन के केस में क्या होगा, डाटा लाइन जो है वो पहले लो जाएगी। देख रहे हो डाटा लाइन कौन सी है, ये है कि ये है, SDA की लाइन पहले लो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद SCL लो चला जाएगा। जब ये दोनों, पहले डेटा लो गया और उसके बाद क्लॉक लो गई, तो ये मानी जाएगी कौन सी कंडीशन, स्टार्ट कंडीशन। अब इसका यदि उल्टा हो जाए, जैसे कि पहले SDA जो है वो लो है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब क्या हुआ, ये गया ऊपर, एक समय भाई डेटा ट्रांसफ़र कर लिया उसने, ये लेकिन ये डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, अभी अपने को यहाँ तक ही देखना है, ठीक है। ये है हमारा SDA और इसके साथ आया SCL। अब इस केस में क्या हुआ कि SDA से पहले ही यदि मेरी SCL लो हो जाएगी, नो क्लॉक नो डेटा, सिंपल सी बात है, क्लॉक डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको SCL की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही ये चला गया, बस मास्टर क्या करेगा, SCL को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही बस मास्टर ने SCL रिलीज़ करी, विच मीन्स डेटा ट्रांसफ़र क्या हो गया, ख़त्म हो गया या स्टॉप हो गया। इस तरीके से ये देखा जाता है। एक सिंगल मैसेज में स्टार्ट कंडीशन और रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और यूज़ करते हैं। रिपीटेड स्टार्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी हमको वो सब चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसी जो डायग्राम भी हमने ये पहले देखा था, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से बना के एक बार और समझा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास SDA की लाइन है, SDA में क्या हो रहा है, बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये लो बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये डायग्राम जो है बनाने में थोड़ा समय लगता है, बट ये लेट से 8 टाइम्स हो रहा है, 8 बिट्स आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो रहा था, ये प्रीवियस कंडीशन थी, जो भी पहले कुछ हो रहा था या जो भी काम था वो काम ख़त्म हुआ दोनों का, इसका भी, इसके साथ भी वही हुआ। अब एक क्लॉक है ना, तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या आया, पहली बार में क्या आएगा आपका, ये यहाँ तक क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रीवियस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ये स्टार्ट चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या आया, एड्रेस आया। जब आप अगर एड्रेस पूरा हो गया, लेट से यहाँ पे
उसके बाद एड्रेस में पहली चीज़ क्या आएगी, पहली चीज़ जो होगी वो होगी आपकी MSB इस साइड में, और जो ये होगा ये क्या होगा LSB। और उसके बाद क्या होगा कि आपको बताना पड़ेगा, LSB में आपको ये बताना पड़ता है कि वो ऑपरेशन कौन सा, रीड है या राइट ऑपरेशन है। और उसके बाद जो भी चीज़ होती है, यदि नेक्स्ट ऑपरेशन होता है तो वो नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं है कोई ऑपरेशन तो कोई बात नहीं, ये आप स्टॉप कंडीशन आ जाएगी। तो स्टार्ट कंडीशन हमने देख ली, स्टॉप कंडीशन देख ली, मैसेज के फ्रेम भी देखे थे। तो मैसेज में स्टार्ट, एड्रेस, नेक्स्ट डेटा और फाइनली स्टॉप कंडीशन। तो ट्रांसमिट बाय, यदि स्लेव ट्रांसमिट करेगा तो भी और स्लेव रिसीव करेगा तो भी, दोनों केसेस में आपको इसकी स्टार्ट कंडीशन होगी, रीड या राइट ऑपरेशन होगा, और उसके साथ उसके बाद उस ऑपरेशन से रिलेटेड यदि कुछ आगे कुछ सीक्वेंस है तो वो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों ये हमने देखा। अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, इसी चीज़ को एक डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे। देखिए ये थोड़ा डीप जाता है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा किताबों में भी इन जनरल मिलती नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जानकारी होने से बड़ा फ़ायदा होता है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने एक और बार वही डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इस केस में मैंने क्या किया, अभी मेरे को मालूम है कि ये मेरा SDA है, और इसके साथ मैंने क्या किया, मेरा SCL आया, SCL थोड़े समय के लिए आया और SCL गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बस मास्टर कैसे बना जाता है और कैसे कम्युनिकेशन के लिए आपको डेटा भेजना है तो क्लॉक आप कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जो पहली कंडीशन है, मतलब कि यहाँ तक की जो कंडीशन है, ये वाली स्टेज जो है, ये हो गई आपकी 1, इसको अपन ने 1 मान लिया। इसके बाद क्या हो गया, मैंने इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। 1 में क्या था, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, या प्रीवियस ऑपरेशन या स्टार्ट बिट हो रही थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 2 के केस में क्या होगा कि राइजिंग एज आ गई, ठीक है, राइजिंग एज आई, एज आई। 3 में क्या हुआ, 3 के केस में क्या, जो एज बनने के बाद जो काम होता है, तो 2 बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा। 2 कहाँ पे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2 जो आएगा आपका वो आएगा ये राइजिंग एज, ये रहा 2, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो पहले कुछ ऑपरेशन चल रहा था, ठीक है। मास्टर को क्या करना पड़ेगा, मास्टर बनने के लिए जनरेट करनी पड़ेगी SCL। तो पहले केस में भी कुछ नहीं हो रहा था, तो जब उसको किसी को भी मास्टर बनना है तो उसने क्या करा, उसने SCL को जनरेट किया। SCL को जनरेट करने के बाद क्या करेगा, वो SDA के लेवल को पढ़ेगा कि SDA हाई है या SDA लो है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो ये जो काम होता है ना रीड SDA, वो नंबर 3 स्टेप पे हो रहा है, रीड SDA। अब वो SDA को पढ़ रहा है, देख रहा है कि SDA में क्या हो रहा है, और उसके साथ क्या करेगा, जब ऑपरेशन होना पड़ेगा, यदि ऑपरेशन करेगा तो वो क्या करेगा, चौथे नंबर की स्टेप पे आएगा। चौथे नंबर की स्टेप होती है आपकी ये वाली। अब आप देखो दूसरे और चौथे नंबर में कुछ चीज़ कॉमन दिखेंगी आपको। चौथे नंबर में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है कि वो स्टेटस पढ़ रहा है, राइजिंग एज पे जा रहा है, और चौथे नंबर में क्या कर रहा है, वो उसको लो कर रहा है। तो ये एज राइजिंग एज में जा रहा है और ये फॉलिंग एज में जा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि वो 2 से लेके 4 इन स्टेप्स के बीच में वो क्या करता है, पहले आता है, चेक करता है, स्टेटस सही मिलता है तो बस का मास्टर बनेगा। यदि स्टेटस उसको नहीं मिलता है, यदि ऑलरेडी फॉलिंग एज पे होती है, इसका मतलब क्या कि कोई और बस मास्टर है, अब ये अपन बस को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यदि ये राइजिंग एज पे होती है तो उसको यूज़ करेगा, नहीं होती है तो नहीं यूज़ कर पाएगा। सिमिलरली 1 और 5 जो होते हैं, इसमें 1 और 5 जो स्टेप्स होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेंगे, स्लेव की इस 1 और 5 में स्लेव के पास इतनी क्षमता है कि वो इसको स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। द स्लेव कैन चेंज द स्टेट ऑफ SDA लाइन, ठीक है। SDA लाइन का स्टेट क्या होगा, ऑन ऑफ, है ना, ट्रांसमिट रिसीव, ये सारे उसके स्टेट्स होते हैं। तो ये हो गया ट्रांसमिशन, कैसे एक स्लेव ट्रांसमिट कर सकता है और कैसे एक स्लेव रिसीव कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। लास्ट जानकारी है इसका एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड। एक्नॉलेजमेंट एक ऐसी चीज़ है
कि अभी हमने I2C में ही इसको सुना है, इससे पहले SPI में तो ये आया भी नहीं था। तो इस केस में क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। अगेन 2 ही वायर है, ये रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये रहा SD है अपना। तो अब मैं बनाता हूँ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 बनता है यहाँ से। पहला स्टेप क्या होता है कि जो अपना वो स्टार्ट या प्रीवियस स्टेप। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये रहेगा स्टेप नंबर 1। इसमें क्या होता है कि कोई भी बस मास्टर बनना चाहता है तो उसको SCL को लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही बस मास्टर बनता है उसके बाद वो SCL को लो करेगा। उसके बाद जब SCL लो होगा तो उस केस में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 इन्वॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि SDA को लो करो, ये रहा SDA को लो करो। और ये कौन करेगा, ये करेगा स्लेव। ये होता है स्लेव के द्वारा किया गया काम। ये है 2 नंबर का। तीसरे नंबर पे क्या होता है, मास्टर क्या करेगा, SCL मास्टर क्या करेगा, अब यहाँ पे जैसे इसने देखा कि यहाँ ये लो हो गया, स्लेव ने इसको लो कर दिया, फ्री कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये एक क्लॉक जनरेट करेगा। जब ये क्लॉक जनरेट होगी, ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को बोलेंगे हम नंबर 3 वाला स्टेप या थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि मास्टर इशू क्या इशू कर रहा है, एक क्लॉक को इशू किया। जैसे ही मास्टर ने ये काम किया तो वो क्या करेगा, स्लेव की इस केस में क्या होगा कि नंबर 4 वाली जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि ये SDA जैसे ही 3 नंबर आया, 3 नंबर जब तक आएगा तब तक क्या होगा, अब देखिए ये 3 नंबर आया, SDA ऐसे ही रहा। SDA के ऐसे रहने के बाद क्या हुआ कि SDA स्लेव ने क्या किया, रिलीज़ करा SDA को, ये सिग्नल दे के इसने इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो स्टेप 3 तक ये हुआ था। स्टेप 4 में दोबारा से क्या हो रहा है, अब ये हो गया आपका स्टेप 3। स्टेप 4 कहाँ से माना जाएगा, स्टेप 4 आएगा आपका ये यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा स्टेप है इसको बोलेंगे स्टेप 4। और इसके बाद क्या होगा, आपका SDA हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, SDA लो हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब और SDA लो कब होगा, जब ये होगा तो ही स्टेप 4 होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक स्टेप 4 नहीं होगा। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली हो कर रहा है, ये रहा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ये दोनों एक और बार बता देता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में पहले जो हमारी प्रीवियस स्टेज थी उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि मास्टर अभी क्या चल रहा है। हमने पता करा कि ऑपरेशन अभी स्लेव के पास है, स्लेव उसको राइजिंग एज दिया, विच मीन्स वॉट, ये SCL है, SCL विच मीन्स वॉट, अभी किसी तरह का कम्युनिकेशन उसको करना है। तो जैसे ही राइजिंग एज आई उसके बाद उसने क्या किया, उसने SDA का स्टेटस चेक किया, SDA का राइजिंग एज मिली तो मतलब एक लेवल 1 मिला। तो उसके बाद उसने क्या किया, डेटा ट्रांसफ़र रीड या राइट ऑपरेशन करना चालू कर दिया। जैसे ही वो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ख़त्म होगा, जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होगा उसके बाद फॉलिंग एज आ जाएगी। फॉलिंग एज के बाद जो स्टेप नंबर 5 है, जो इसके बाद जो बनेगा उसको बोल देंगे हम 5 नंबर। तो इसके बाद क्या होगा कि ये स्लेव को दोबारा से मतलब स्लेव ने क्लॉक को रिलीज़ कर दिया। देखो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मास्टर और स्लेव दोनों को क्लॉक चाहिए। तो 1 के केस में क्लॉक हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, यहाँ के केस में क्लॉक हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, क्लॉक को ऑन कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, रीड राइट ऑपरेशन कर रहा है, रीड राइट ऑपरेशन करने के बाद वो उसको लो कर दे रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए ये कंडीशन लागू होती है। इस केस में क्या हो रहा है कि एक्नॉलेजमेंट भेजना है। एक्नॉलेजमेंट का बोलता है मिल गया, तो दूसरा बोलेगा हाँ मिल गया। तो वो कब बोलेगा हाँ मिल गया, जब उसको ये कोई पूछे कि भाई मिल गया, तभी तो वो उसको बताएगा कि हाँ मेरे को मिल गया। तो ये स्टेप्स होती हैं बेसिकली। एक्नॉलेजमेंट आपको पता होना चाहिए कैसे जनरेट होता है, और ट्रांसमिट रिसीव स्लेव कैसे करता है ये भी पता होना चाहिए। I2C के केस में इससे ज़्यादा जानकारी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली जो होता है वो ये I2C यहीं मतलब क्लासेस में या और कहीं आप देखोगे ना तो आपको इससे ज़्यादा कोई बताएगा नहीं। तो यहाँ तक आपको मालूम है कि उसका मैसेज फॉर्मेट कैसा है, फ्रेम फॉर्मेट कैसा है, मास्टर स्लेव के कनेक्शंस कैसे होते हैं, वो कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं, यहाँ तक भी बहुत अच्छा है। इसके बाद थोड़ा कोर में चले जाते हैं जब हम देखते हैं कि मतलब एक रिलीज़ कैसे करता है स्लेव, ट्रांसमिट कैसे करेगा स्लेव, रिसीव कैसे करेगा,
ये सब देखना रहता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कैसे जनरेट होता है ये भी देखना रहता है। यदि आपका I2C से रिलेटेड कोई सा भी सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।